हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को
उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमज़ोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों में, गांव में, चाहे पढ़ी लिखी हों, कभी भी सभागृह की गैलरी की चर्चा नहीं करते सदन में। एक मिनट महोदय, मैं थोड़ी अभी भी थोड़ी नई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। प्रियंका जी, एक मिनट। माननीय सभासदों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई आज रात को 11 बजे तक बढ़ा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वह अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए कंगना रनौत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज से 1 साल पहले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सामने संकल्प लिया था, घोषणा की थी कि मार्च 31, 2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे
देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी? अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने वो रेड कॉरिडोर, वो भयानक नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1,000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूँ। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले हुए हैं। उसके साथ में सबसे सराहनीय काम जो किया है वो मैं कहूंगी विकास और विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने इसको जोड़ा है। उसके उपरांत जो है उन्होंने जो समर्पण की नीति अपनाई है, 8,000 से ज्यादा युवा जो हैं वो समर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनको 5 लाख की राशि और उनको रोजगार दिया जा रहा है। महोदय जी, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत है लेकिन मुझे बहुत ही कम समय मिल रहा है। सदन के पास समय नहीं है। इस तरह की नीति हमने दोगो में भी अपनाई है और वहाँ भी बोडो में, आसाम में भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने समर्पण किया है। और मैं अंत में अध्यक्ष महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि ये देश बंदूक की नोक से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता के विश्वास से चलेगा। फिर से मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल।